सड़क सुरक्षा के नियमों का सदा करो तुम मान, जल्दबाजी को छोड़कर बचाओ अपनी जान। हेलमेट और सीट बेल्ट का सदा पहनो तुम कवच, सुरक्षित सफर से ही खुशहाल रहेगा ये जगत। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, दिन है सोमवार का और हम आपके लिए लेकर आए ढेर सारे ज्ञान और मनोरंजन का भंडार। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम के साझेदार बने। वो कैसे? चूँकि आपको पता ही है कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। साथ ही साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जाइए, DDMP टाइप कीजिए, हम आपके सामने उपस्थित होंगे और आपके कॉल होंगे और हमारे विषय विशेषज्ञ के जवाब होंगे। और कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर्स लिख लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लिख लीजिए भोपाल दूरदर्शन के फ़ोन नंबर्स, जो कि हैं 0755266049। साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल निःशुल्क है, 0755260232। ये हुए फ़ोन नंबर्स और स्क्रीन पर स्क्रॉल भी हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स। चूँकि दर्शकों, हमारे कार्यक्रम की एक रीत है, हम आपको कार्यक्रम में बताते हैं कि आज की तिथि क्या है, पंचांग क्या कह रहा है। तो चलिए देख लिया जाए तिथि। विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की नवमी है तिथि, 11 मई 2026 है तारीख, दिन है सोमवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। और जिन भी हमारे दर्शकों का जन्म दिवस है या फिर जिनकी शादी की वर्षगांठ है, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करता है भोपाल दूरदर्शन परिवार। भाई, ये हुई बात तिथि की। अब देख लिया जाए, क्योंकि हर तिथि अपने अंदर एक इतिहास समाये हुए रहती है। देख लें इतिहास के झरोखे से। 1774 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रांसिस बेली का जन्म हुआ था, जिन्होंने सूर्य ग्रहण के दौरान दिखने वाले बेलीज बिट्स की खोज की थी। 1897 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। अगर बात की जाए 1994 की, तो 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। और 1998 में ही भारत में निर्मित पहले हल्के लड़ाकू विमान हंस 3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। और अंत में 1999 में भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का ये दिन। तो ये हुई बात इतिहास की। अब एक शुभ विचार, जो कि आज के दिन को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए देख लिया जाए आज का विचार क्या है। सड़क पर नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार तक सुरक्षित पहुंचने के लिए करें। आपका संयम ही आपकी सुरक्षा है। जी हाँ, संयम बरतेंगे तो घर अवश्य पहुंचेंगे। थोड़ी सी जल्दबाजी आपका जीवन और सामने वाले का जीवन नष्ट कर सकती है। तो यही है आज का हमारा विषय भी। तो चलिए विषय पर गौर कर लिया जाए। आज का हमारा विषय जो है, सड़क सुरक्षा जीवन का सुरक्षा चक्र। और इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे आपका परिचय करवा दूं। आप हैं श्री अजय वाजपेयी जी,
एसीपी ट्रैफिक पुलिस भोपाल। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो सर, हम अपना अधिकार समझते हैं उस सड़क को जिसको हम दौड़ के पार कर दें। जहां पर भी जाना है हमने दौड़ लगा दी, लेकिन जहां अधिकार की बात आती है वहां कर्तव्यों को याद रखना भी बेहद जरूरी है। तो आप एक ऑफिसर हैं और साधारण जनमानस को आप किस प्रकार से समझाएंगे कि जो आपका अधिकार है, जो सड़क है, उस पर आप अपनी और सामने वाले की सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित करें? तो सड़क सुरक्षा के पहले नियम आप हमारे दर्शकों तक साझा कीजिए। धन्यवाद मैम, यहाँ बुलाने के लिए दूरदर्शन को धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है सड़क सुरक्षा, लेकिन व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी हुई है। और सड़क का एक अनुशासन होता है। जैसे अनुशासन के बारे में कहें तो हर चीज़ का एक अनुशासन है, शिक्षा का अनुशासन, पढ़ाई का अनुशासन, आपके जीवन का अनुशासन। सड़क का भी एक अनुशासन है, उस अनुशासन का पालन करें। एक बहुत छोटी सी टिप है इसकी कि हमेशा अपने से छोटे वाहन का और छोटे वाहन से छोटे वाहन, मतलब पैदल का पहले सम्मान, फिर उसके बाद जैसे वाहनों का बढ़ता रहता है अपने से छोटे वाहन का सम्मान करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और जो छोटे छोटे से नियम हैं, हम 3rd क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उन नियमों का पालन करें आप। और जैसे जीवन का एक अनुशासन है, वैसे ही सड़क का अनुशासन है, सड़क के अनुशासन का पालन करें जी। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। अब मैं हेलमेट क्यों लगाऊं? मेरे बाल खराब हो जाते हैं, मुझे कानों में दर्द होने लगता है। एक वो वज़न अपने साथ में लेकर चलूं, फिर उसकी सुरक्षा करूं, उसको हाथ में लेकर टांगूं, कहीं मैं भूल गया तो मेरा नुकसान हो गया। तो भाई मैं हेलमेट नहीं लगाना चाहता, मैं तो ऐसे ही खूबसूरत दिखता हूं या दिखती हूं। तो ये एक बात मन में, हेलमेट क्यों लगाएं? ठीक है ना, सामने वाला हमारी सुरक्षा कर लेगा, वो बच के चल लेगा, हम क्यों बच के चले? नौकरी की शुरुआत में हमने इस पे बहुत अलग अलग दिमाग चलता है, तब हमने इसकी शुरुआत की थी। हमने लोगों से बहाने पे नोट किए थे बहाने। यही भोपाल का शुरुआत थी और पुराने भोपाल में हम संगम तिराहे पे हमने इस चीज़ को किया था। तो लोगों के मैम इतना समय आप देंगे नहीं तो या 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मैं लोग जो बहाने बनाते हैं जी कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहन के आए, तो वो बहाने ना बनाए। हेलमेट जो बना हुआ है, आपका जो ISI मार्क का हेलमेट है, वो बहुत लोग रिसर्च करने के बाद बनाते हैं। उस पे जो कंपनियां हैं बहुत अपना समय समय देती हैं और कई लोगों की सलाह लगते हैं जी। हाँ, बहुत एफर्ट्स और लगते हैं। आपकी ना तो उसको आपके सर्वाइकल में असर होता है, ना बाल खराब होते हैं। और बाल रहेंगे तो फिर समर जाएंगे, लेकिन सिर जरूरी है। जिंदगी रहना जरूरी है जी। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। और जैसे कि दर्शकों आपको भी पता है कि 10 मई से 16 मई तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। भाई इस सप्ताह को मनाने का कुछ खास वजह भी तो होती है ना सर, कि हम लोगों को फिर वही चीज़ है ना कि नींद में बैठे हुए जागिए जागिए, आप जागिए, आपकी जिंदगी ये है। और आप जब रहेंगे तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आपकी जिंदगी के लिए आपको जगाने के लिए 7 दिन, मतलब वैसे तो मुझे लगता है साल भर ही ट्रैफिक पुलिस लगातार मेहनत करती है, लेकिन फिर भी ये 7 दिन स्पेशली डेडिकेटेड किए जाते हैं कि आपको आपके नियम कानून कायदे बताएं और आपको आपकी जिम्मेदारियों का भी एहसास करवाएं। जहां तक बात आई हेलमेट की, फिर वही बात आ जाती है कि अब तो मैं 4 पहिए के वाहन के अंदर बैठा हूं, अब तो मेरा तो कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। आएगा कोई पड़ोस से निकल जाएगा, मैं सामने वाले को टक्कर मार दूंगा। अब ये बीच में और एक सीट बेल्ट मुझे लगाना पड़े, मैं क्यों सीट बेल्ट लगाऊं? तो अब सीट बेल्ट ही क्यों लगाना पड़े, क्योंकि हम 4 पहिए में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो जानना चाहिए। मैडम, मैं आपको बताऊंगा, मैं दर्शकों को बताऊं, ये पूरा जो जीवन हमारा है भौतिकी पे चलता है, फिजिक्स पे चलता है। हाँ, ये बाकायदा साइंस है कि आप अगर कार में बैठे हैं तो अगर आपके चलते समय अगर किसी दूसरे वस्तु से संपर्क होगा किसी भी इमरजेंसी पीरियड, उसमें तो आपका जो शरीर का सामने वाला पार्ट है जिसमें कि हमारे वो छोटे छोटे ऑर्गन्स, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स रहते हैं, तो वो आपकी स्टीयरिंग से या आपके डैशबोर्ड से टकरा कर आप घायल हो जाएंगे। हाँ। यदि आप सीट बेल्ट लगाए रहते हैं तो सीट बेल्ट जब आप सीट से कसे रहते हैं तो उस गाड़ी में आपकी दुर्घटना किसी भी स्थिति में नहीं होगी जब तक कि गाड़ी पूरी तरह से क्रैश ना हो जाए।
तो अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो छोटी छोटी दुर्घटना क्या बड़ी दुर्घटना से भी आपका कुछ नहीं होगा। जी अभी मैं बोलने की बात नहीं है मैडम, अभी हम लोग खुद उस चीज़ को एहसास करते हैं। मैंने सीट बेल्ट के बारे में कई, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारियों में भी इसी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी का दुर्घटना हुई थी। उसमें जो दोस्त थे, एक दोस्त पूरी तरह से सुरक्षित है, एक दोस्त की बहुत मतलब कैजुअलिटी हो गई थी। तो वो केवल सीट बेल्ट लगाने के कारण बचे हुए थे। और सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और मैं इसको मजाकिया तौर पे भी ले जाऊँ, अगर आप बगल में बैठे झपकी भी ले लेंगे तो आप गिरेंगे नहीं। इसलिए आप अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाएं। और बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही कंफर्टेबल है वो। जी जी, ये तो एक प्रोसेस है एक ज़िंदगी की कि व्यक्ति है, थकान है, तो वो एक अमूमन नींद आ ही जाती है और अगर आपको एक झपकी लग गई तो आपका जीवन बच सकता है। ये दो बातें आपने बहुत अच्छे से समझाई कि हमें हेलमेट लगाना चाहिए, हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अब जब जिन्होंने नहीं लगाया और देख लिया कि इस चौराहे पर खड़ी है पुलिस, उन्होंने वहीं ज़रा सा 15-20 मीटर की दूरी पर यू टर्न मार लिया, मतलब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? और या फिर यू टर्न भी नहीं मारा ना, तो वो हेलमेट टंगा हुआ है और उसको उन्हीं के सामने लगा के और क्रॉस करके चले गए। कैसे समझाएंगे ऐसे लोगों को कि आप वो जो इतनी सी अपने एफर्ट्स बचा रहे हैं उसमें खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद होती? मैडम 2025 में 2865 एक्सीडेंट हुए हैं मध्य प्रदेश, भोपाल में। मध्य प्रदेश तो बड़ी हो जाएगा, मैं भोपाल के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। 214 लोग इस एक्सीडेंट से ख़त्म हुए, जिनकी जान चली गई। और 214 में से 105 लोग ऐसे हैं कि जिनकी की हेलमेट नहीं लगाने के कारण मोटरसाइकिल से डेथ हुई है। अगर आप मोटरसाइकिल से कहीं भी किसी भी, मैं अभी जैसे कार के संबंध में बताया था, किसी भी संपर्क जब आप आते हैं तो आपका सिर लगेगा ज़मीन में। तो आप अपने सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट को लगाना ज़रूरी है। आप एक बार बच सकते हैं, एक बार किसी को से साथ झूठ बोल सकते हैं, एक बार अपने आप को घुमा सकते हैं, लेकिन भविष्य में आपका अगर दुर्घटना होगी तो आपके घर का जो अर्थ है उसका नुकसान होगा, आपके शरीर का नुकसान होगा। साथ ही साथ एक्सीडेंट से हमारे समाज का भी अर्थ लगता है मैम। एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का बीमा क्लेम होता है, फिर आपका शरीर टूटता है। सही। अब आपके पास इतना पैसा। मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम अपने प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, संगीता भावसार जी अलीराजपुर से। जी संगीता जी नमस्कार, रखिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार सर, जैसे ट्रैफिक के जो नियम होते हैं वह लोगों की सुरक्षा के लिए ही होते हैं और इसके लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं, नाटक के रूप में, गीत के रूप में, और आप लोग भी काफी उनको समझाते हैं। उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो क्या कहाँ कमी है और इनको कैसे समझाया जाए? क्या कोई ट्रेनिंग दी जाए इनको या किस माध्यम से इनको समझाया जाए ये ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि ये इन्हीं के सुरक्षा के लिए है। और ऐसी स्थिति में अगर ये नहीं समझते तो क्या करना चाहिए इनको समझाने के लिए? बहुत ही अच्छा ना कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही है, आप लोग अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, फिर भी लोग नहीं समझ रहे, अब क्या करें? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है संगीता जी का। संगीता जी भी बहुत जागरूक है, मैं झाबुआ रहा हूँ तो संगीता जी का नाम सुनता रहा हूँ साहब, झाबुआ जी। तो संगीता जी, आप लोग जो ये इतना सीरियस हैं इसको लेके, मेरा एक ही इस पे है कि सरकार की तरफ से भी सभी आप लोग जो समाज नागरिक हैं कि सड़क सुरक्षा को, यातायात शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसको अगर आवश्यक प्राथमिक या मिडिल स्कूल के किसी पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लोगों के जहन में ये बैठेगा। अभी हम नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन पाठ्यक्रम का पार्ट नहीं है। हाँ, ये भी बहुत सही बात है कि अगर हम शुरू से बच्चे के जहन में हर क्लास में, मतलब ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ के अगली क्लास में भूल गए, प्रत्येक क्लास में वो दूसरी तीसरी से लेकर अगर 12वीं तक में बच्चों के शामिल किया जाए पाठ्यक्रम में, तो फिर वो बच्चे के जहन में बैठ जाएगा कि वो कूट कूट के जो भरा जाता है फिर वो आ जाता है मन में कि नहीं हमें ये ही करना है। तो बहुत अच्छा आपका सुझाव था। जी सर, हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से लोग भाग जाते हो फिर आप उनको समझाते हैं। जी, आप जैसे हेलमेट से एक बार बच सकते हो, हेलमेट नहीं चालान से,
चालान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चालान 300 रुपये का जो आपका चालान कटता है वो समन शुल्क है कि आपको जैसे मैडम आपको नी डाउन कराती हैं स्कूल में पहाड़ा याद कराने के लिए, वैसे ही हमारा चालान है कि आपको याद रहे कि आपको 300 रुपये लगे थे तो घर से आप हेलमेट पहने। आपकी ये ड्यूटी होना चाहिए कि आप गाड़ी स्टार्ट करने के पहले आप अपने प्रॉपर हेलमेट पहन के फिर निकलो। मैडम मैं आपको, और हम लोगों के अध्ययन का एक पार्ट है, पर्सनली अध्ययन जैसे करें, अगर आप इस भरी गर्मी में हेलमेट लगा के जाते हैं तो मैं गारंटी तो नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन आपको लू से भी आप बचोगे। देखिए बताइए, तो सही बात। आपकी गर्म हवा डायरेक्ट कान में नहीं जाती। कई चीज़ें हैं, आपकी आंखें बचती हैं। आप हेलमेट लगाओ, आपकी सर की पूरी सुरक्षा है वो, सही। और आप बच सकते हो 1-2 बार, लेकिन ज़्यादा समय तक अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप। सही सही। सर एक बात जो लगातार एक आम नागरिक होने के नाते मुझे भी जो अब समझ में आता है, पहले हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखते थे और बचपन से भी सिखाया जाता था भाई इधर का ट्रैफिक रुकेगा तब जाके ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जो पैदल यात्री हैं वो चलने वाले हैं। अब कुछ गलतियां शायद हम भी मानते हैं कि अब उतनी वो प्रोमिनेंट बिल्कुल डार्क ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखती नहीं है, और अगर दिखती भी हैं लोगों को अब ये है कि मुझे तो यहाँ से वहाँ यूं रेंगते हुए निकल जाना, कोई गाड़ी आएगी तो वो रुक जाएगा तो रुक जाएगा। और एक और चीज़ देखिए कि 4 पहिया वाहन को ऐसे रोकते हैं और हम निकल जा रहे हैं। ऐसे जो पैदल चलने वाले हैं इनको कैसे समझाया जाए, और इनको क्यों नहीं बताया जाता कि भाई ट्रैफिक रुकेगा तब जाके आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चले? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। जी। मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा, आप मेरे को देखेंगे रोशनपुरा पे तो हम माइक के माध्यम से भी रोज़ चिल्लाते रहते हैं जी। अब चिल्लाना ही कहेंगे, क्योंकि लोगों से बोलो तो लोगों को बुरा लगता है कि ये आवाज़ आ रही है हमारे कान को डिस्टर्ब कर रही। इतनी जल्दी है लोगों को, बहुत जल्दी है मैम, ऐसा लगता है कि उनके पास केवल ये 24 घंटे ही है। बहुत सुरक्षा की आवश्यकता है। आप जब पैदल जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, सड़क का जो अनुशासन आपको पहले बोला था वो अनुशासन सभी के लिए है। वो जो ट्रैफिक बोलते हैं उसको यातायात बोलेंगे हम हिंदी में। ट्रैफिक के वो सब जो लोग जो सड़क का इस्तेमाल करते हैं वो सभी ट्रैफिक का पार्ट है। जी। पैदल इतना ज़्यादा अनुशासन होना चाहिए कि मान लो किसी गाड़ी के आपने ब्रेक नहीं लग पाए, सामने वाले की चूक है, उसकी कुछ दृष्टि भ्रम हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। सही। तो आप अपने नुकसान को रोकने के लिए, जैसे आपने बताया ना, हाथ दे के वो 4 व्हीलर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, और उस रोड के लिए ग्रीन लाइट है फिर भी आदमी क्रॉस करते हैं। बहुत ही गलत है। जेब्रा क्रॉसिंग में आप अगर क्रॉस करते हैं तो सामने वाली गाड़ी भी आपके लिए अलर्ट रहती है। मैं इसी में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि सड़क पर सबसे पहला अधिकार पैदल चलने वाले का है, तो वाहन चालकों को भी पैदल चलने वालों का सम्मान करना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपके सामने कोई पैदल वाला आता है तो आपको उसका सम्मान करके उसको पहले पास करने देना चाहिए। लेकिन इसी में पैदल चलने वालों को भी अपने सामने वाले वाहनों का सम्मान करके जब आपकी बारी हो तभी निकलें, उस बारी से पहले ना निकलें। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है। हम लेफ्ट हैंड पर ही क्यों चलें? भाई सड़क हमारी, मन हमारा, हमें जिधर चलना है हम चले। हमको ज़रूरी है कि हम लेफ्ट हैंड पर ही चले, और आपने बस नियम बना दिया तो क्यों बनाया गया है लेफ्ट हैंड साइड का नियम, ये भी जानना चाहेंगे। मैडम लेफ्ट हैंड का क्या है कि जब भी आप सुरक्षित वाहन चालन की बात करेंगे, हमारी पूरी ड्राइविंग राइट हैंड की ड्राइविंग है। जो भी ड्राइवर बैठता है राइट हैंड साइड बैठता है, तो उसका पूरा पार्ट जो हम स्पीड व्हीकल्स के लिए, लेन अगर ड्राइविंग बोलेंगे तो स्पीड व्हीकल पूरे राइट साइड चलते हैं, और जो स्लो वाले हैं वो लेफ़्ट साइड का है। जैसे 3 लेन आप लिंक रोड नंबर 1, लिंक रोड नंबर 2 को हम इसमें जोड़ सकते हैं, VIP रोड जोड़। तो लेफ़्ट हैंड पे चलने के लिए, क्योंकि हमको लेफ़्ट हैंड स्लो ड्राइविंग के लिए एक वो बहुत बड़ा कारण है, और आपके फुटपाथ का उपयोग भी हम वहीं से करते हैं। और टर्निंग जो हम कहीं से भी लेंगे वो लेफ़्ट साइड से ही लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड हमारा ड्राइविंग सीट है तो हमारा अनुशासन लेफ़्ट से चलता है। तो इसलिए वो एक तो स्पष्ट दिखता है, और कारण उसका वैज्ञानिक ही है। अब आपको बोले हमारा पूरा जो ट्रैफिक है वो फिजिक्स है। अच्छा जी। तो जब आपका ड्राइविंग और स्लो ड्राइविंग आपकी लेफ्ट में है तो इसलिए कहा जाता है कि आप लेफ्ट चलें।
जब भी आपका अगर आपका पैदल चलना है तो आप पूरा फुटपाथ का इस्तेमाल करें। जी। सड़क का इस्तेमाल आपके लिए नहीं है, जी। सड़क वाहनों के लिए है। और जब आप स्लो चल रहे हैं तो आप लेफ़्ट से चलेंगे, और जब आपकी सामने वाली गाड़ी से तेज़ चलना है तो आप नेक्स्ट लाइन पकड़ के आप जा सकते हैं। जी, तो ये बहुत व्यवस्था अच्छे दी से आपने समझा दिया है। लेकिन एक और समस्या जो खुद अमूमन हमें ही देखने को मिलती है, पहले ये था कि अगर हमें राइट जाना है और यहाँ से टर्न है तो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लेन को यहाँ लेकर आएगा और वो टर्न कर लेगा। अमूमन आजकल तो देखने को मिल रहा है हम चल रहे हैं लेफ्ट में, यहाँ पूरा ट्रैफिक है राइट पर, और हमने जूम ही करके उन लोगों को क्रॉस करते हुए हम राइट पर घुस गए। क्या ऐसे लोगों को भी पकड़ के दंडित नहीं करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है भाई, तुम्हारे मन मर्जी से थोड़ी ना चलेगा ट्रैफिक? ये आजकल लगातार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ नियम कानून कायदे हैं? हाँ, नियम है। अब आपको मैं बताऊं, ये यातायात ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है, मोटर व्हीकल एक्ट है, एमपी मोटर व्हीकल्स रूल्स हैं। इन सब के उसमें इन लोगों को पनिशमेंट क्या है। आप एक तो सबसे पहला मैंने लेन ड्राइविंग बताई आपको। जी। अगर आपको राइट से यू टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है तो आपको बिल्कुल राइट लेन पे ही जाके आपको टर्न करना चाहिए। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सारे वो जो 3 लेन के जो लोग खड़े हैं वो सब डिस्टर्ब होते हैं। एक्चुअली होता क्या है मैम, समाज एक हम समाज में रहते हैं। जी। समाज में बहुत सारे लोग जो हैं अनुशासन का पालन करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं। तो ये जिनकी आप बात कर रहे थे एकदम तेज चले आना, वो अनुशासनहीनता का एक पार्ट कहेंगे हम, क्योंकि सड़क अनुशासन का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों से यही निवेदन है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो कुछ बार तो बच सकते हैं, लेकिन दुर्घटना केवल जीवन में एक ही बार होती है, फिर वो दोबारा आपको चांस नहीं देती। जी जी। लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, ये हम देखते आए हैं बचपन से और ज़िंदगी भर देखते आए हैं, हर मोड़ पर हमें दिखाई देती है। इनके पालन के क्या कुछ नियम है, बेसिक्स वो जानना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, लाल बत्ती आपको रुकना ही है। अब आप देखते होंगे मैम, बहुत छोटी सी चीज़ है उसमें कि लाल बत्ती, हरी बत्ती और लाल बत्ती के बीच में आपको पीली बत्ती होती है। और पीली बत्ती में मैक्सिमम जगह मैं बोला हूँ 5 सेकंड का समय रहता है। वो 5 सेकंड आपके बीच का समय है। सामने वाली के लिए ना तो हरी होती है और ना ये इसका रेड होती है। अब वही समय आदमी अपनी गाड़ी को निकाल जाता है, जबकि वो समय ऐसा है कि वो पीली बत्ती होने के पहले अगर हम यहाँ से जेब्रा क्रॉसिंग निकले हैं तो अगली जेब्रा क्रॉसिंग तक एक सामान्य गाड़ी को क्रॉस होने के लिए समय है वो। लेकिन हम उसी समय को तोड़ते हैं और भागते हैं। वो समय ऐसा रहता है कि ये इस जहाँ पीली बत्ती होना है वो गाड़ी और जो हरी बत्ती होना है वो दोनों क्रैश होते हैं, और हमेशा अधिकांश एक्सीडेंट चौराहों पर उस 5 सेकंड के एक्सीडेंट है। तो आपका पीली बत्ती आपको जाने के लिए नहीं है, आपको वो आगाह करती है कि आप रुकें। लाल बत्ती आपके स्टॉप के लिए, बिल्कुल आप वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग के स्टॉप लाइन पर रुक जाना चाहिए। ग्रीन बत्ती होती है तो आपको ग्रीन बत्ती में जाना है। ग्रीन बत्ती के भी अलग अलग नियम है मैम, कि आपको उसमें डायरेक्शन दिखते हैं कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना, लेफ़्ट फ्री है, सीधे जाने के लिए कब टाइमिंग है। जहाँ पर आपको अभी आप जो बोल रही थी कि राइट लेफ़्ट से सीधे राइट चले जाते हैं, बहुत से चौराहों में आपको राइट जाने के लिए नहीं दिया है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ चालक हैं वो फिर भी मोड़ते हैं। ग्रीन लाइट में आपको 3 लाइटें दिखेंगी, एक लेफ्ट जाने के लिए, एक राइट जाने के लिए और एक सीधे जाने के लिए। सबका समय है, बहुत तो ही उसका अच्छे पालन से आपने करना समझाया है। और हम आशा करते हैं कि एसीपी साहब ने अपना इतना कीमती समय आपको दिया है और बहुत कुछ जानकारियां दी हैं। आप सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा और देश सुरक्षित रहेगा। आप आए, अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रहा है ढेर सारा मनोरंजन का भंडार, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से लौट कर आइए, हम यहीं पर आपका इंतजार करेंगे। फिर इनिशियल जो लाइफ थी उसकी, जो चाइल्डहुड था, वो ऑर्फनेज में निकला। उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था कि ऐसे बच्चे का क्या करेंगे,
उस टाइम पे जो लोगों की सोच थी डिसेबिलिटी के लिए, जो ऑर्फन्स के लिए चीज़ सोच थी, वो काफ़ी चेंज हुई है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी प्रोत्साहन दिया है, अगर आपका विल पावर है। क्योंकि अगर ये चीज़ हमने नहीं सोची होती तो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड में कभी नहीं जा सकते थे। 7 साल की उम्र में 6000 मीटर एल्टीट्यूड पे जाना किसी भी नॉर्मल बच्चे, टिपिकल बच्चे ने भी नहीं किया है। अगर आप देखो कि जिससे पहले ही दिन छोड़ दिया था उन सबसे ऊपर आके, और उसके बाद अगर ये एक अचीवमेंट मिलता है तो इट्स लाइक अगेन ड्रीम कम्स ट्रू। सोशल वर्क में इनको ये अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। एक लाइव एग्जाम्पल भी है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम है, बट डजंट मीन कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आपके बच्चे ने या फिर आप किसी को जानते हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है, तो वो खुद को, अपने बच्चों को या किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं awards.gov.in से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए। देखिए, ये सरासर केस है साइबर सेल का, अब वही इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, जो नंबर पे तुमने केवाईसी करने बोला था वो किसी ऐसे इंसान के नाम पे है जो मर चुका है, ही इज नॉट अलाइव एनीमोर। तुम इसका रिवर्स इमेज सर्च निकलवाओ, देखो कहीं ऑनलाइन पड़ा तो नहीं है। हर वेबसाइट पर एक नया एड्रेस था। सर इमेज एनालिसिस किया था, बाइक का नंबर मिल गया। हम अपनी शादी को लेकर कुछ सोचे नहीं हैं। आप जाके उनसे कह दीजिए कि हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं। बिंदु शादी से मना करती है। कहाँ है? ये बात तो नहीं बताई, पर पता नहीं कहाँ है। कहाँ भागेगा छोड़ो, हमने कहा छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। चीकू से ना दोनों दूर रहना। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। प्रहलाद स्तुति का अर्थ है प्रहलाद जी ने भगवान की जो स्तुति की, उग्र जाति में मेरी यह स्तुति हर्ष देगी क्या आपको हरि। भगवान कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस स्तुति का गान करता है तो रीवा की माटी की खुशबू और सुर के साज सजाती हैं। रीता जी जब गाती हैं मन में प्रीत जगाती हैं। बघेली लोक गीतों से सजती आज की यह सुंदर सी सुबह, दूरदर्शन के इस मंच से आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। जी हाँ, आप आज मिलने वाले हैं एक इतनी मीठी आवाज़ से जिन्हें सुनकर आपकी सुबह भी बेहद खूबसूरत होने वाली है। तो इस हमारे मेहमान सेगमेंट के अंदर हम आपको मिलवा रहे हैं बघेली लोकगीत गायिका श्रीमती रीता तिवारी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। तो रीता जी, आप बघेलखंड से हैं, रीवा से हैं, कब से आपके मन में आया कि आप गाएं? संगीत तो पारंपरिक गीतें मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते थे जी। और मैं अपनी माँ से सुनती थी जब कुछ ऐसे आयोजन होते थे, शादी विवाह या कुछ भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाती थी। लेकिन शादी के बाद कुछ फ्यूचर कि उसमें बच्चे और जॉब सब कुछ के कारण थोड़ा बंद कर दिया था। अब वही हमने फिर से शुरुआत की है। वाह वाह, क्या बात है। तो ये जो आपको प्रेरणा मिली कि हम गाएं, तो क्या घर परिवार में भी कोई गाते थे? मेरी माँ गाती थी। अच्छा जी जी। तो बचपन से उन्हें सुनते आए? हाँ, सुनते थे, मम्मी को ही सुनते थे। अब भी उन्हीं से प्रेरणा मिलती है। जैसे जो पुराने गीत हैं, मतलब माटी के जितने भी गीत हैं, जो भी आयोजन की, वो क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे आयोजन होते हैं, शादी के पहले भी बहुत सारी उसमें विधाएं रहती हैं, तो मम्मी अब भी मुझे उतना ही प्रेरणा देती हैं कि ऐसे ऐसे मतलब गीत, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात वही है। जी। तो आज सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाली हैं?
सोहर तो मुझे भी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है। जरूर। जब बच्चे का जन्म होता है तो हाँ। वहाँ सोहर से मतलब शुरुआत बच्चे के उत्सव मनाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे बघेली में एक सोहर है। धन ये रे अयोध्या, धन ये राजा दशरथ, धन ये राजा दशरथ, होया बेधन रे कौशल्या तोरी भागे, रमैया को खे जन में, रमैया को खे जन में हो। क्या बात है, मतलब कितनी समृद्ध हमारी संस्कृति है कि छोटे छोटे से आयोजन जो हैं, जो भी ज़िंदगी के मूल मंत्र हैं, उनको गीतों के रूप में ढाल दिया गया और अंतर्मन में इतनी मिठास लेकर आते हैं, इतनी खूबसूरती से गाया जाता है कि सच में वो उल्लास, वो उमंग दुगनी हो जाती है। आपको जब आपने कभी मन में ये सोचा कि मैं गाऊं, तो क्या फिर सीखने की भी सोची आपने? सीखने को तो ऐसे ही गाते गाते आने लगा। मतलब खुद से, स्वप्रेरणा से और माता जी से जो आपने सीखा है, तो वो आपने खुद ने गाना शुरू कर दिया। तो जब सबसे पहले गाया था तो वो कौन सा गीत था? सबसे पहले शादी ही थी और हमारे रिलेशन में तो माटी के उन्होंने कहा कि सुहाग मतलब गाने के लिए होता है जब लड़के की शादी होती है, तो वही हमने लड़के के लिए एक सुहाग गाया था। तभी से सभी को बहुत पसंद आया। ऐसे ही लोगों ने बुलाना भी शुरू किया तो हमें भी अच्छा लगने लगा। हमें पता नहीं चला कब हम मंच करने लगे। क्या बात है। गाते गाते। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, संतोष जी शहडोल से। जी संतोष जी, रखिए आप अपना प्रश्न। नमस्कार, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है संतोष जी तो अपना प्रश्न रखें। हाँ, आ रही है जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न रखें आ रही, आप। आ रही। जी हाँ जी, आ रही है आवाज। हेलो जी, प्रश्न कीजिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक, आप अपना प्रश्न रख दें। सुनना था जी, बधाई गीत अगर सुनवा सकें तो अच्छा। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बधाई गीत सुनना चाहते हैं जी। बहुत धन्यवाद आपने जो बधाई गीत के लिए प्रश्न किया। तो वो ऐसा है। बंधैया यज्ञने माँ झूमे झूमे बाजे, बंधैया यज्ञने माँ झूमे झूमे बाजे, झूमे झूमे बाजे, हाँ झूमे झूम बाजे, झूमे झूमे बाजे, हाँ झूमे झूमे बाजे, बंधैया यज्ञने माँ झूम झूम बाजे, बंधैया मोरे अगेने माँ झूम झूम बाजे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत मीठी आवाज़ है, बहुत मीठा गाती हैं आप। कितनी सुंदर बधाई गीत गाया है आपने। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि आपने सबसे पहले शादी में गाया था। जी जी, सुहाग गीत गाया था। हाँ। अरे चिट्ठिया पे चिट्ठिया लिखे राजा दशरथ, लिखे हो राजा दशरथ, अरे दीन है जनक जी के हाथ, राजा के सुहाग बा, अरे दीन है जनक जी के हाथ, राजा के सुहाग बा, अरे पाने बाने माड़े बा, छबाया मोरे समधि, छबाया हो मोरे समिधि, अरे जहाँ उतरे बेटा हमार, राजा के सुहागी बा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। आपने मुझे बताया था कि आप जॉब भी करते हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कि आप नौकरी करना, एक महिला होने के नाते परिवार को संभालना, घर को संभालना और उसके साथ में अपना शौक भी कायम रखना, ये कैसे मेंटेन करते हैं?
हो गया, सब हो जाता है। मुझे अपने पति जी से भी सपोर्ट मिलता है जी। वो भी जॉब करते हैं, लेकिन हम दोनों मिलके जो है तो अपना घर के काम निपटाए। जी। और बच्चों का भी क्या है कि अब पढ़ाई बाहर कर रहे हैं जी। तो थोड़ा समय मिल जाता है। और हमारे जो आयुष डिपार्टमेंट के मतलब अधिकारी हैं, और भाई हैं, साथी हैं, सभी का सपोर्ट मिलता है। जी। और ड्यूटी तो करनी है, वो तो रेगुलर रहता ही है। उसके बाद हो गया, मिल जाता है थोड़ा समय। जी जी जी। माफ़ कीजिएगा, महिला जो होती है, स्त्री है, उसे दुर्गा के रूप में जाना जाता है। अष्टभुजाधारी होती है, सारे काम संभालना उसे आता है। एक हाथ में अगर कलछी है, एक हाथ में बेलन है, दूसरे में पेन भी होता है, तीसरे में बांसुरी भी होती है, झनकार भी होती है। जी हाँ, मतलब कितना कभी कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता है कि सुबह से उठो, घर के काम करो, उसके बाद में ऑफिस भी जाना है, वहाँ की भी पूरी जिम्मेदारी। इतने हौच पौच के बीच में ये जो थोड़ा रियाज है, इसके लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? किचन में निकालते हैं। हाँ, ये देखिए, वाह क्या बात है कि जी हाँ, हम अपने काम भी करते जा रहे हैं और रियाज भी करते जा रहे हैं। किचन में खाना बनाते बनाते रियाज करती हूँ जी। और कभी कभी सुबह जैसे जल्दी उठना होता है तो 20 मिनट का रियाज हमारा हारमोनियम के साथ रहता है। अच्छा जी। और बस ऐसे ही काम के साथ साथ रियाज जी। गुनगुनाती रहती हूँ। हाँ। ड्राइव कर रही हूँ उसमें भी गुनगुनाते हुए। क्या बात है। पतिदेव भी गाते हैं? नहीं, गाते नहीं है, लेकिन उनको संगीत अच्छा लगता है, शौक है। और उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी इस संगीत में। उनकी हेल्प मुझे मिलती है। कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष है तो महिला उसके पीछे, और अगर सफल महिला है तो पुरुष उसके पीछे है। जब तभी अगर आपको सफल होना है तो कोई ना कोई। जी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश तिवारी जी रीवा से। जी नमस्कार, रखें आप अपना प्रश्न। बघेली सोहर गीत सुनना। जी, सोहर सुनने बघेली। जी हाँ, बताएं। अभी सोहर तो हमने एक सुनाया है, लेकिन हाँ। तिवारी जी की फरमाइश है तो जी एक और सोहर, एक और सुना दो। कहीं ना ये यूपी जी है, बिलिया ता कहीं नाचा, मिलिया ता कहीं नाचा, मिलिया ये हो या बे कहीं ना ये यूपी जी झा, लरिया झलरिया बड़ी सुंदर, झलरिया बड़ी सुंदर हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब हमारे जो दर्शक हैं ना, वो भी खुश तो हो जाएंगे कि सुबह सुबह उनकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं। जी, आप ये बताएं कि आपने क्या सोच किया है कि अब सोहर के बाद आप हमें क्या सुनाने वाले? इसके बाद एक बेलन हाई गीत बोलते हैं लोकगीत। हाँ। हमारे इसमें हाँ। जब कोई आयोजन होता है तो औरतें सब मिलकर पूड़ी बेलती हैं और इस गीत को गाती हैं। तो ये बिटिया की शादी के उपलक्ष्य में हम आपको वो बेलन हाई गीत जरूर जरूर उसमें है। हम मेरे बाबुल के चंदने बखरिया, आंगन माँ तुलसी का पेड़ है मोरे लाल, के हम मेरे बाबुल के चंदने बखरिया, आंगन माँ तुलसी का पेड़ है मोरे लाल। हम मेरे बाबुल के बाग बगीचा, हम मेरे बाबुल के हो बाग बगीचा, बाग बगीचा, हाँ बाग बगीचा, बाग बगीचा सखी बाग बगीचा, हम मेरे बाबुल के बाग बगीचा, फूले हैं फुलवा अनेक मोरे लाल, के हमरे बाबुल के चंदन बखरिया, आंगन में तुलसी का पेड़ है मोरे लाल। लेकिन इस मिट्टी की समृद्धता देखिए आप, इस मिट्टी में, जिस भारत वंश में हम रहते हैं, इसमें हमने जन्म लिया, कितने अनोखे पल निकाल लिए हमारे पूर्वजों ने कि महिलाएं अगर घर में काम कर रही हैं और वो घर का काम निसंदेह थकाता भी है। जी, हमारे साथ में हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, राम प्रसाद जी सतना से। जी राम प्रसाद जी, रखें आप अपना प्रश्न। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो प्रश्न रखें। हाँ जी, हाँ जी, प्रश्न रखें।
कहिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आ रही है आवाज जी। भाई अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है, अपनी कोई फरमाइश रखनी है तो कृपया कर आप अपनी जल्दी से फरमाइश रखें। हाँ जी, पूछना नहीं है, मैं सोहर सुनना है। सोहर सुनना है जी, सभी को सोहर सुनना है। फरमाइश ज्यादा क्या बात है, सोहर ही सुनना है भाई, सभी को सोहर सुनना है जी। आज जी जी सोहर की फरमाइश ज्यादा है जी जी। इसका यही सोहर है एक, इसमें इसका है, आपके मन में जो आ रहे हैं ना, आप वो सुनाएं, कोई दिक्कत नहीं, वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, सोहर का थोड़ा ध्यान करना। आप सोहर रहने दीजिए ना, जो आपके मन में है आप वो सुनाएं। इसमें एक गले हाय गीत भी है। हाँ। जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो तब भी ये गीत गाया जाता है। और जब जाते हैं कुआं पूजने जी, बच्चे जन्म में, जरूर जरूर, तो जले भरे हिलोरे हिलोरे रेशम की डोरी, जले भरे हिलोरे हिलोरे रेशम की डोरी, रेशम डोरी तब निकला गए, रेशम डोरी तब निकला गए, जब जबे गोदी माँ ललेना होए, रेशम की डोरी जले भरे हिलोरे हिलोरे रेशम की डोरी। हम बात ही कर रहे थे ना, जो मेरी बात भी अधूरी रह गई थी कि कितनी समृद्ध है ये मिट्टी, कि महिलाएं अगर पूरी भी बेल रही हैं तो उनको थकान ना हो, एक दूसरे से मन भी लगे और काम भी पूरा हो जाए। अरविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधी से। जी अरविंद जी, रखें आप अपना प्रश्न। मेरा निवेदन है, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और आपका कॉल जब लग चुका है आप अपना जल्दी से फरमाइश पेश कीजिए। अरविंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, तो अरविंद पटेल कृपया कर जल्दी से अपना पूर्वा दीदी को, दोनों जी को प्रणाम। जी धन्यवाद अरविंद जी। बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्याह सुनना था दीदी। हाँ जी, ब्याह सुनना था। हाँ जी अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अरविंद पटेल जी जुड़े हुए थे जी। अरे इतनी जो धैया निताये योग बाबुल, निताये योग बाबुल, अरे बारा तारी खेलाने जाब, रानी के सोहाग बा, अरे बारा तारी खेलने जाब, कि रानी के सुहाग बा, अरे खेलीने कूदीन घरे का सीधारिन, अरे घरे का सीधारिन, अरे ससुरे दुआरिया में ठाड़, कि रानी के सुहाग बा, कि रानी के सुहागे बा। बहुत मीठा, बहुत अच्छा। अरविंद जी, आपकी फरमाइश तो पूरी हो गई है। आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया, अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें? वैसे लोकल तो मंच हमने बहुत किए, रीवा, सतना और सीधी, सिंगरौली जी, और शहडोल में भी हमने पहले एक एडिशनल कमिश्नर थे MP सिंह जी, पिछले साल हमने उनकी बेटी के तिलकोत्सव में वहाँ किया था जी। और अभी सांस्कृतिक विभाग की तरफ से जो ये रामनवमी आई थी चैत की जी, उसमें आमंत्रित किया गया था, तो वहाँ भी हमने राम जी के बघेली प्रस्तुतियों से उनके राम जन्म के लोकगीत किए। वाह वाह वाह। और उसके बाद अभी जनजाति संग्रहालय में 26 मई को हमने, सॉरी अप्रैल को 26 अप्रैल को प्रस्तुतियाँ दी थी। क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा, जब लोकल में शादियाँ होती हैं, कुछ भजन होते, मतलब आपको लगातार बुलाया जाता है? अब ईश्वर की कृपा है। अरे नहीं नहीं, मतलब कहानी ये है ना कि
एक कलाकार की कितनी Actually, ज्यादा डिमांड होती है, लोगों को सुनना पसंद है। एक्चुअली मैं सुंदरकांड भी करती हूँ। अच्छा। तो सुंदरकांड के जैसे कराई, उसी में बोलने लगे आप थोड़ा सा जन्मोत्सव है तो सोहर सुना दीजिए, हाँ। या फिर शादी विवाह है तो उसका, फिर ऐसे ही वो मंच में बुलाने लगते हैं कि आप हमारे यहाँ का मंच कर दीजिए। और देवी जागरण भी करती हूँ। वाह वाह वाह, गजब गजब की प्रतिभाएं हैं आप में कि मतलब। जी, सुंदर सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं मुंगावली से। जी सुंदर जी नमस्कार। सर दुर्ग सिंह जी, दुर्ग सिंह यादव हैं जी। जी सर, जी सर, जी नमस्कार, रखें प्रश्न। प्रश्न रखें अपना। कुछ फरमाइश है तो जल्दी बताएं। जी, दुर्ग सिंह जी से शायद कनेक्शन हमारा कट हो चुका है, फिर से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या सुनाने वाली हैं? कजरी मुझे बहुत पसंद है। जी, कजरी सुनाएं। जी, सावन में जो हाँ जी सुनाई जाती है। हमारे यहाँ हम लोग ना इकट्ठा होकर पहले तो मतलब जवे बोए जाते हैं नाग पंचमी के दिन, और उसके बाद जिस दिन ये कजलियाँ रहता है, हाँ। रक्षाबंधन के नेक्स्ट हाँ, डे, हाँ, हाँ। तो हम लोग नदी जाते हैं उसको मतलब लेके, और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी साथ में यही चलते हैं, लोकगीत। तो इसमें है हरे रामा पिया गए परदेस, लिखे ना पाती रे हारी। हरे राम पिया गए हो परदेस, लिखे ना पाती रे हारी। लिखे ना पाती रे हारी, लिखे ना पाती रे हारी। के हरे रामा पिया गए हो परदेस, लिखे ना पाती रे हारी। और एक इसी में है झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी ना। झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी ना। कौना झूले कौना झूला में हो, कौना झूले कौना झूला में, कौना खींचे डोर रामा, कौना खींचे डोर। हरे रामा के हरे रामा, झूला पड़ा कदम की डारी, झूले राधा प्यारी ना। हाँ, बहुत अच्छा। रमेश जी जुड़ चुके हैं देवास से। जी रमेश जी रखें प्रश्न अपना। जी 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 दीदी नमस्ते। फरमाइश रखें। हाँ, ये जन्म के अच्छा सा गीत सुना दो दीदी, बोल देना। जन्म का अच्छा सा गीत सुनना है भाई। अच्छा जन्म का, क्या बात। लाले जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बंधाई। लल्ला जन्म सुनी आई, कि मैया मोरी दे दो बंधाई। दे दो बंधाई मैया, दे दो बंधाई, दे दो बंधाई मैया, दे दो बंधाई। के लल्ला जन्म सुनी आई, कि मैया मोरी दे दो बंधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बंधाई। सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया चांदी न लूंगी, मैया चांदी न लूंगी, ले लूंगी हमें तो ले लूंगी लहंगा जड़ाई, कि मैया मोरी दे दो बंधाई। अनामिका जी जुड़ चुकी हैं रीवा से। जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे कॉलर लगातार जुड़े हुए हैं। जी अनामिका जी रखिए आप अपना फरमाइश। मेरी आवाज पहुंच रही है अनामिका जी? तो फरमाइश जी जी पहुंच रही जी, बताएं। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, कृपया कर जल्दी से अपनी फरमाइश रखें। जी मुझे अजूरी सुनना है।
कजरी, अंजुरी अजूरी सुनना है। ओके जी। जब बेटी का विवाह होता है और जब 7 फेरे पड़ते हैं तो वो बहुत ही दुख का एक विदाई का ही गीत है और उसमें सभी की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ तक कि मैं गाती हूँ मंच में तो मुझे भी बहुत, क्योंकि विदाई ऐसी चीज़ होती है, बिटिया की विदाई। सही। तो बिल्कुल अनामिका जी, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आंगना के फूल बेटी आज होई गे पराई हो के, आज होई गे पराई हो के, छोड़ी आपन देश बिटिया जाई पर देश हो के, छोड़ी आपन देश बिटिया जाई पर देश हो, छोड़ी आपन माया बाबुल, छोड़ी आपन देश हो के, छोड़ी आपन देश हो के, छोड़ी आपन संगी साथी जाई पर देश हो, छोड़ी आपन संगी साथी जाई पर देश हो। क्या बात है, सही बात है। अपना देश छोड़कर परदेश जब बिटिया जाती है तो हर किसी का मन द्रवित हो उठता है। इसलिए शायद बिटिया को पराया धन कहा गया है। क्योंकि कितना भी हो एक दिन विदाई तो करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को करना होता है। आपकी भी बिटियां हैं, क्या आप उन्हें सिखाती हैं? उन्हें हम यही कहते हैं कि 2 घर है तुम्हारा बेटा और दोनों परिवार को संभालना है, अपने संस्कार लेके चलना। जी। तो क्या वो भी गाना सीखना चाहती हैं? बड़ी वाली बच्ची हमारी उन्होंने कहीं कुछ संगीत नहीं लिया, लेकिन कथक उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। और पहले वो स्कूल में थी तो स्कूल की तरफ से कई जगह जाती थी और बहुत उसने भी नाम कमाया स्कूल में। अब वही पढ़ाई के कारण बाहर जाना पड़ा। और छोटी बिटिया को गाने का शौक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हमारी जो माटी के गीत की परंपरा है इसमें वो जुड़े। क्या बात। क्योंकि ये सब बच्चों को बताना भी ज़रूरी है आजकल, क्योंकि माटी के गीत कम हो रहे हैं, बच्चे आजकल नहीं गा रहे हैं। हम लोग एक दिन हम लोगों की भी एज का ज़्यादा होगी तो बच्चों को वो सिखा रहे हैं कि आप भी इसी में जुड़िए और इन गीतों को सजा कर रखिए। सही है, परंपराएं आगे बढ़ती रहनी चाहिए और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो सच में माटी से जुड़े, यही हमारी कामना भी रहती है। मैडम पहले यही गीतों को हम सभी लोग मिल के गाते थे। अब आज वो गीत इतनी ये कम होते जा रहे हैं कि इन्हीं गीतों के लिए हम लोगों को मंच में बुलाया जा रहा है जी। तो इसलिए ये गीत जैसे परंपरा बनी रहे और आज की जो जनरेशन के हैं वो भी बच्चे इसको बना के रखें। सही है। अब क्या सुनाना चाहती हैं आप? अब एक फगुआ है हमारे यहाँ। फगुआ तो एक फगुआ ही मुझे वो भी अच्छा लगता है और वो मैं सुना रही हूँ। क्योंकि पत्नी कह रही है पति जी से कि हम जौन है तो हमार साड़ी बहुत सुंदर ही और खर बढ़िया लाल चुनरी के हमरे काला किनारा है बढ़िया, तो हम पानी भरे न जब नहीं लोग नजर लगा दें। क्या बात है। ये हंसी मजाक के गीत बिल्कुल जी, बहुत कम है समय हमारे पास। लाली चुनरिया के कोरकारी पिया पनिये ना जाबे नजरे लागी, अरे लाली चुनरिया के कोरकारी पिया पनिये ना जाबे नजरे लागी, अरे चाहे भरे मुरे सासे ससुरे बा, चाहे भरे मुरे सासे ससुरे बा, चाहे भरे मुरे सासे ससुरे बा हो, चाहे भरे मुरे सासे ससुरे बा, चाहे अरे चाहे लगा में कहारी बारी पिया पनिये ना जाबे नजरे लागी। बहुत मीठा। और हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप ऐसे ही माटी से जुड़े रहें और अपनी जो परंपरा है, आपका जो खुद का है, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी संप्रेषित करें। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ दर्शकों, आप लगातार देखते रहिए कार्यक्रम नमस्कार एमपी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक आपके लिए विभिन्न रंगों से सजा हुआ रहता है। नमस्कार।